नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए कृषि अभियंत्रण का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। यह वीडियो कृषि के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कृषि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, कृषि अभियंत्रण से हर परीक्षा में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और जो लोग किसी एकेडमिक एग्ज़ाम जैसे BSc AG के लिए या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इस तरीके से ज़रूर पूछे जाते हैं। हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके क्वेश्चन दे देंगे आपको, और जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उसी को अच्छा कवर कर लें, उसी का नोट्स बना लें, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमने लिया है कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 1-2 हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर जो एकेडमिक एग्ज़ाम है उनमें तो पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे धातुएँ क्या होती हैं। तो धातुएँ दोस्तों क्या हैं, जैसे ये लोहा, तांबा, निकिल है, इनको हम लोग धातु बोलते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, निम्न में से ऐसे पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से धातुएं हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ से होगा और बाकी अधातुओं से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ दिया जाता है। दूसरा है कि अधातुएं क्या हैं, तो लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। ठीक है, ये अधातुएं हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे पूछा जाता है सबसे अधिक तन्यता। ठीक है, सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है। तो दोस्तों ये तन्यता वर्ड जो है, देखो कोई धातु जो होती है, इस तन्यता वर्ड का मतलब होता है उस धातु को कितना आप महीन कर सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, पतला कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम सबसे ज़्यादा पतला कर सकते हैं वही उसकी तन्यता होती है। ठीक है, तो सोने की तन्यता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है। यहाँ पे हीरा है। दोस्तों ये जो हीरा है ये धातुओं को काटने में काम आता है। ये धातुएं जो होती हैं मतलब क्या होती हैं, एक दूसरे को काटने के काम में आ जाती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है खानों से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि खानों से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या होती हैं, जो खाने होती हैं बहुत सारी, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक और आयरन मिलता है। ठीक है, इसी आयरन को हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब हमें इससे कई सारे आयरन मिल जाते हैं। तो जो खानों से प्राप्त होता है हम उसे और आयरन कहते हैं। अब बात करेंगे और आयरन को कोयला की भट्टी में चूना पत्थर के साथ शुद्ध करके उससे क्या प्राप्त किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। ऐसे नहीं पूछा जाता है, ऐसे पूछ दिया जाएगा कच्चा लोहा किस भट्टी से तैयार किया जाता है, तो मतलब ठीक है, तो यहाँ पे कोयले की भट्टी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कह देंगे कि और आयरन को किस भट्टी में शुद्ध किया जाता है, तो कोयले की भट्टी में शुद्ध किया जाता है। और आयरन को शुद्ध करने के बाद हमें कौन सा लोहा प्राप्त होता है, तो हमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी को कई बार में वीडियो को देख लीजिए और यहीं से आपको याद हो जाएगा। आप इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ भी ना पढ़ना। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पहले से अगर पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं टाइम है तो इसी को आप पढ़ें, इससे ज़्यादा ना पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है लोहे के प्रकार। देखिए लोहे के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार का होता है लोहा। एक तो होता है ढलुआ लोहा, ठीक है, दूसरा होता है पिटुआ लोहा और तीसरा होता है इस्पात। ये तीनों लोहे जो कच्चा लोहा होता है, देखो और आयरन से हमने कच्चा लोहा प्राप्त किया, कच्चे लोहे को हम लोग कई तरीके से शुद्ध करके ही क्या हम प्राप्त करेंगे, ये ढलुआ, पिटुआ और इस्पात प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना जानने की ज़रूरत है हमने आपको बता दिया कि लोहे कितने प्रकार के होते हैं, ढलुआ लोहा, पिटुआ लोहा और इस्पात 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर 1 पे ढलुआ लोहे से पूछा जाता है। ठीक है, तो ढलुआ लोहे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ढलुआ लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो इसका आंसर है 2.2 से 4.2
3 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ढलवा लोहे में सिलिकॉन की कितनी मात्रा होती है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो सिलिकॉन जो होता है ढलवा लोहे में 1 से लेकर के 3.5% तक पाया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि ढलवा लोहा कच्चे लोहे को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, क्यूपोला नामक विशेष भट्टी होती है, उसमें ही कच्चे लोहे को शुद्ध करते हैं, तब उससे हमें प्राप्त होता है ढलवा लोहा। ध्यान रखना, क्यूपोला नामक भट्टी में कच्चे लोहे को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वेत ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। ये दोस्तों जो ढलवा लोहा था उसके 4 प्रकार होते हैं, श्वेत ढलवा लोहा, धूसर ढलवा लोहा, दुर्सित ढलवा लोहा होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में एक होता है आघातवर्ध ढलवा लोहा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ढलवा लोहे मतलब श्वेत ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पे यही सिर्फ पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ही केवल याद रखना है। तो यहाँ पे 2 से लेकर के 4% तक होती है श्वेत ढलवा में। अब बात करेंगे धूसर ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। ये भी एक ढलवा लोहे का ही प्रकार होता है। ठीक है, और ये सब ढलवा लोहे से ही प्राप्त होते हैं, मतलब उसी के एक प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे जो होगा इसका कार्बन परसेंट 3 से 4% होता है। अगला क्वेश्चन है द्रुत शीतित ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। तो 2 से लेकर 4% तक होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कच्चे लोहे से, देखना बहुत अच्छे से समझना, इसको ध्यान से समझना। जो कच्चा लोहा होता है कच्चे लोहे से, अब कौन सी भट्टी है, पलटनी व परावर्तनी भट्टी में। ध्यान रखना, कच्चे लोहे से पलटनी व परावर्तनी भट्टी में कार्बन, गंधक और फास्फोरस निकालकर क्या हम प्राप्त करते हैं, पिटवा लोहा प्राप्त करते हैं। फिर एक बार समझिए, देखिए कच्चे लोहे से हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, कच्चा लोहा, और इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, पलटनी व परावर्तनी भट्टी में। और इससे क्या क्या निकाल दे रहे हैं, कार्बन, गंधक और फास्फोरस। इसको निकाल करके हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है, पलटनी व परावर्तनी भट्टी में कच्चे लोहे से कार्बन, गंधक और फास्फोरस निकाल करके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.05 से 0.1% होता है। देखिए ये एक एग्जैक्ट डाटा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कहीं हो सकता है बुकों में इधर उधर थोड़ा बहुत पॉइंटों में इधर उधर हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है पिटवा लोहे का प्रयोग। ठीक है, तो पिटवा लोहे का क्या प्रयोग होता है, तो पिटवा लोहे जो है जंजीर बनाने में प्रयोग करते हैं, बोल्ट बनाने में, नट बनाने में, आदि चीज़ों को बनाने में प्रयोग इसका किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस्पात। ठीक है, अच्छा ये इस्पात क्या होती है दोस्तों, जो ढलवा लोहा होता है और पिटवा लोहा होता है, इनके मध्य का ही जो होता है वो होता है इस्पात। ठीक है, इन दोनों के मध्य का लोहा जो होता है उसी को हम लोग इस्पात कहते हैं। अब इस्पात में पूछा जाता है कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ये देखिए 0.1 से लेकर के 0.25 होती है एक। लेकिन अधिकतम की अगर बात करें, ये तो एक नॉर्मल हो गई एवरेज, लेकिन अधिकतम जो यहाँ पे होती है वो 1.5% तक होती है। ठीक है, अब इस इस्पात से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि छेनी बनाने के लिए इस्पात में कार्बन प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। छेनी बनाने के लिए इस्पात में कार्बन प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 0.7% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है डाई बनाने के लिए इस्पात में कार्बन प्रतिशत मात्रा, तो डाई बनाने के लिए 0.8% होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आरी बनाने के लिए इस्पात में कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.9% होनी चाहिए। ये आरी बनाने के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रिल बनाने के लिए। ठीक है, तो ड्रिल बनाने के लिए जो है इस्पात में कार्बन परसेंट कितना होना चाहिए, 1%। देखिए ये सब 1.5% से नीचे ही हैं। ठीक है, तो आपने इनको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। हो जाता है पीतल मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब होता है उसमें कई धातुएं मिली होती हैं, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक धातुएं जिनमें मिली होती हैं उसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है जो पीतल मिश्र धातु किसकी है, तो जो पीतल है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ठीक है, अगला है ब्रॉन्ज मिश्र धातु किसकी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों याद कर लेना, दोनों में से एक कभी ना कभी जरूर मुझे दिया जाता है। तो ब्रॉन्ज जो है वो तांबा और टिन का है।
और सबसे ज़्यादा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पहला तो मैंने तुम्हें बताया था ढलवा लोहे का कार्बन परसेंट, और दूसरा टिन का गलनांक कितना होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टिन का गलनांक कितना होता है, तो जो टिन का गलनांक होता है वो 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 232 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कच्चे लोहे का गलनांक होता है, जो कच्चा लोहा होता है उसका गलनांक होता है 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कच्चा लोहा नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या नहीं होता, मतलब क्या नहीं हो सकता है, तो ये चुंबकीय नहीं होता है। कच्चा लोहा कैसा नहीं होता है, चुंबकीय नहीं होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कच्चा लोहा जो होता है वो चुंबकीय नहीं होता है। अगला पिटवा लोहे का गलनांक होता है, जो पिटवा लोहा होता है उसका गलनांक कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो पिटवा लोहा होता है उसका गलनांक होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। अब है पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को मिलाने के लिए कितना तापमान होना चाहिए। जैसे दो टुकड़े हैं पिटवा लोहे के, तो उसको मिलाने के लिए हमें क्या टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो हमें 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तब वो दो टुकड़े आपस में मिल जाएंगे सही से। फिर ढलवा लोहे में लोहे की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, सॉरी, ढलवा लोहे में लोहे की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पे होता है 92 से 94% होती है। कितनी होती है, 92 से 94%, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये हमारा कंटेंट था। अगर आपको अच्छा लगा है ये कंटेंट, देखिए ये जो जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं इस टॉपिक से, इससे ज़्यादा हो सकता है एक आध कोई क्वेश्चन बनते हों जो पूछे जाते हों, नहीं तो हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इतने ही क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लें और इतने ही याद करके जाएँ, कुछ नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा नहीं, आपको 10-12 ही वीडियो चाहिए होंगे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी से आपको 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे और बिल्कुल मतलब सरल भाषा में होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको याद करने के लिए। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है और आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।